class, I hope you are doing well, and this is a class of Indian Evidence Act and we have covered till section 20. ठीक है, तो आज हमको स्टार्ट करना है अपने सेक्शन 21 से, जो बताता है पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट कौन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड। तो इसके पहले हमने बहुत सारे प्रोविज़न, बहुत सारे नहीं, कुछ ही प्रोविज़न मतलब सेक्शन 20 तक तो कवर कर ही लिया है। इसके अलावा हमने जो आईपीसी का इंट्रोडक्शन है कि इसे ड्राफ्ट किसने किया, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे ड्राफ्ट किसने किया और इसका इन्फोर्समेंट डेट कब है ना, इनेक्टमेंट डेट कब है। तो इनेक्टमेंट 6 अक्टूबर 1860 और इन्फोर्समेंट डेट कब है 1 जनवरी 1862, ठीक है, 1862। तो ये हमने इसका एक छोटे फॉर्म में कवर कर लिया। इसके अलावा सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, तो होल ऑफ इंडिया है, वो तो हम जानते हैं, ये एक जनरल कोड है। और इसके अलावा हमने क्या कवर किया, अपना सेक्शन 2, 3, 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोविज़न ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। इसके अलावा हमने पढ़ा था सेक्शन 6। तो 6 में क्या था कि हम जितने भी आईपीसी में पढ़ेंगे, यानी 511 जितने भी सेक्शंस हैं उसको हम विद द एक्सेप्शंस ऑफ 76 to 106 के साथ ही पढ़ेंगे। ये हमारा सेक्शन 6 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी पहले ये बोल दिए हैं कि आप जितने भी पढ़ो उसके साथ प्रोविज़ो लगा लो कि 76 से लेके 106 तक अगर वो आ रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, यानी वो जनरल एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। तो ये तो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े, जिसके बारे में हमारा सेक्शन 7 से लेके पूरा 52A तक है। और ये बहुत ही बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है। इसमें काफ़ी हमने जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी देख लिया, जैसे पर्सन क्या है और पर्सन में इंक्लूड कौन कौन होते हैं, जज कौन होते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा मैन वुमेन कौन है, बहुत सारे प्रोविजंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन 21 से। तो 21 क्या है, हमारा पब्लिक सर्वेंट, ठीक। तो देखिए, अगर हम किसी स्पेशल लॉ को पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें एक लास्ट में एक ऐसा सेक्शन आता है जिसमें ये बताया रहता है कि इस सेक्शन में जो जो ऑफिसर्स हैं उनको अंडर सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, है। हम ये हमेशा, मतलब कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ लें, पॉस्को हो गया, पॉश हो गया, डीबी एक्ट हो गया, अगर हम उसमें कुछ भी पढ़ रहे हैं कि जैसे प्रोबेशन ऑफिसर हो गए या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए या इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गए, तो ये सब अकॉर्डिंग टू 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ये हमें हर एक लॉ में मिल जाता है लास्ट में, ठीक है। तो उसी का हमको एक सप्लीमेंट टाइप का यहाँ पे पढ़ना है कि पब्लिक सर्वेंट है कौन कौन आखिर। तो द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग एमबी, यानी वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि सेक्शन 21 के अंडर आते हैं, जिनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमको 12 ग्राउंड बताए गए हैं कि कौन किसको किसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिसको हम एज अ पब्लिक सर्वेंट डील करते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे सेकंड, तो फर्स्ट तो हमारा रिपील है बाई अमेंडमेंट ऑफ 1950। अब सेकंड में क्या है, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल, एयर, यानी मिलिट्री हमारे जो आर्मीज होते हैं, आर्मी में जो भी कमीशन ऑफिसर है उसको हम एज अ पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। अब थर्ड में क्या है, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाई लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाई हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। मतलब जितने भी जज हैं वो हमारे सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी जज हैं उनको भी एज अ पब्लिक सर्वेंट ही इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा वो कोई भी पर्सन जिसको लॉ एम्पावर करती है एडजुडिकेट करने के लिए, जिसको, जैसे हमने जज पढ़ा, जज के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, एक कलेक्टर भी जज हो सकते हैं, एक मजिस्ट्रेट भी जज हो सकते हैं, एक मेंबर ऑफ द पंचायत अगर वो डेफिनेटिव जजमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक जज है, हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो एक एडजुडिकेशन फंक्शंस कर रहे हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोविज़न। अब फोर्थ में क्या है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी जजेस हैं, नॉर्मल सी बात है, इसमें जजेस ही होते हैं। इसके अलावा इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर एंड कमिश्नर,
कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। लिक्विडेटर होते हैं, रिसीवर होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए अपॉइंट होते हैं। तो इन सब को भी हम एज अ पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। ये हमारे 4th में बताया गया है। ठीक है, 5th में क्या है? 5th में है एवरी जूरी मैन, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। देखिए हमने पंचायत बोला था, पंचायत आ गया। असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, यानी एवरी जूरी मेंबर। जैसे कभी कभी होता है ना कि एग्जाम नहीं सॉरी कोर्ट में किसी केस को जजमेंट देने के लिए एक अकेले जज जब कंफ्यूज हो जाते हैं या डिसीजन बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है तो कई सारे जूरी मेंबर आते हैं, है ना। हमने देखा है नॉर्मल जूरी मेंबर 10 आएंगे या 5 आएंगे, तो उनको भी पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा अगर वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में रह के अपना काम कर रहे हैं, यानी उनके डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी एज अ पब्लिक सर्वेंट ही माने जाएंगे। अब यहाँ पे 6 में क्या है? एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन, ठीक, और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर को भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है, लेकिन कब? जब वो डिसीजन और रिपोर्ट, डिसीजन देंगे या रिपोर्ट करेंगे अपने डिसीजन को, किसको? कोर्ट ऑफ जस्टिस को। मतलब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सा देखें तो सारे काम जो हो रहे हैं हमारे पब्लिक से रिलेटेड हो रहे हैं, यानी जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, छोटे तौर पे जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, वही पब्लिक सर्वेंट है। तो हमारे 6 में ये बोला गया है। अब 7th में कौन कौन है? एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड बाय प्लेस टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब कन्फाइनमेंट कौन रखता है? पुलिस, है ना। पुलिस कस्टडी होती है जिसमें किसी पर्सन को कन्फाइन किया जाता है, जिसमें किसी पर्सन को डिटेंशन में रखा जाता है। तो यहाँ पे पुलिस की बात की जा रही है कि जो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, और वो भी कब? जब वो लॉ के द्वारा एम्पावरमेंट हो, मतलब जब वो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हो, तो ऐसे पर्सन को भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर। 8th में क्या है? एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। तो यहाँ भी हम नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की ही बात कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर, टैक्सिंग ऑफिसर, मतलब जो भी टैक्सिंग नहीं, जो भी प्रिवेंट करते हैं किसी ऑफेंस को, जिनको भी सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया है कि वो किसी भी ऑफेंस को प्रिवेंट करें, तो ऐसे भी पर्सन को हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। अब 9th में क्या है? एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप एंड एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर की नॉर्मल सी बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कलेक्टर को ले लें, है ना। कलेक्टर क्या है? एक कलेक्टर जब होते हैं, जब वो रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस देखते हैं, तो उनको उस टाइम भी पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। ये हमारे 9th में है। अब 10th में क्या है? एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ टू ऑफिसर टेक, रिसीव। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एनी रेट एंड टैक्स। तो टैक्सिंग ऑफिसर, सरपंच, ग्राम पंचायत, मतलब जो विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी वेलफेयर के लिए जिनको भी अपॉइंट किया गया है, उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। 11th में एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू of which he is empowered to prepare, publish, maintain और revise an electoral roll। तो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड बात की गई है। जैसे जो भी पर्सन होंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, उनको भी पब्लिक सर्वेंट माना गया है अकॉर्डिंग टू 11 प्रोविजन। 12th में एवरी पर्सन जिनको इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और एमिशन, यानी जिनको पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको फीस दी जा रही है, एमिशन हो रहा है ना, कमीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, जिनको किसी भी पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए अपॉइंट किया गया है, या उनको गवर्नमेंट के द्वारा ही उनको फीस पे की जा रही है, उनको सर्विस दी जा रही है, तो ऐसे पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर माना गया है। यहाँ पे लोकल सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन की बात की जा रही है, जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में आते हैं, जिनको हम कंपनीज एक्ट के अंडर में इंक्लूड करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो यहाँ पे जो इलिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ये कभी कोई पूछ लेते हैं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है?
म्युनिसिपल कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे बहुत सारे वो है केस लॉज इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे हमारा AR अंतुले केस जो कि MLA से रिलेटेड है, जहाँ पे बताया गया कि MLA जो है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। एक हमारा केस है PV नरसिम्हा राव केस, जहाँ पे MP के बारे में बात की गई है। MP इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक, अब यहाँ एक केस आता है करुणानिधि का केस, जहाँ पे CM को लेके विवाद हुआ था। तो CM जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। इसके अलावा और केस कौन कौन से हैं? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट बट एवरी एम्प्लॉई, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो नहीं है, मतलब वो उससे पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो उसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एज अ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड किए जाएंगे, कंपनी नहीं किया जाएगा। ठीक है, PM नरसिम्हा राव हमने देख लिया है। अब उसके बाद देखिए सेक्शन 22, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा एक्सप्लेनेशन 3, जिसमें इलेक्शन की बात की गई है, आर्टिकल 324 से रिलेटेड है, तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये मतलब अपने समझ के लिए ज़रूरी है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 22 में, जो कि नॉर्मल बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। मूवेबल प्रॉपर्टी हम और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं TPA में, है ना, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं। हम सेल ऑफ गुड में इसको मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे IPC में भी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन है। इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग। वही है, लैंड हो, थिंग्स अटैच जो कि हमारे अर्थ से, थिंक जो हमारे अर्थ से जुड़ी हुई है, या जो परमानेंटली हमारे अर्थ से फास्टेंड है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी, इन तीनों को छोड़ के जितने भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सेक्शन 22 में यही बताया गया है। तो ये प्रोविज़न बेस इंपॉर्टेंट हो, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है वो तो हम जानते ही नहीं। अब आते हैं हम सेक्शन 23 में। 23 में क्या है? रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। इसके अलावा बात करते हैं गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो रॉन्गफुल गेन, गेन का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। कोई चीज़ आप अपने फेवर में कर रहे हैं, लेकिन कैसे? किसी अनलॉफुल मीन्स से, है ना, आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? किसी अनलॉफुल के चक्कर में हो रहा है वो। तो ये ऐसी चीज़ें रॉन्गफुल गेन होती हैं, यानी रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच अ पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो वही चीज़ कि आप कोई चीज़ बेनिफिट, कोई चीज़ गेन कर रहे हैं जो कि किसी अनलॉफुल के द्वारा है और वो लीगली एंटाइटल नहीं है, तो हम ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं? रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस इसी की तरह, इसी का उल्टा होता है, यानी कुछ हमारा गलत हो रहा है, कुछ हमारा लॉस हो रहा है, वो भी कैसे? अनलॉफुल मीन्स से, मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन लूजिंग इट लीगली एंटाइटल, यानी पर्सन लूज कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल था, तो उसे हम क्या करेंगे? रॉन्गफुल लॉस। यहाँ पे एक रॉबिन हुड का केस आता है बस, और उसके बाद एक केस है KN मेहरा वर्सेस राजस्थान। ये हमारा रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन हो गया। तो ये हमारे सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, यानी 23 में बताया गया है, और ये क्या होता है ये तो हम जान ही लिए हैं। अब आते हैं सेक्शन 24। 24 क्या है? डिसऑनेस्टली, मतलब whoever does anything with the intention of causing wrongful gain टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, यानी यहाँ पे जो की वर्ड्स है वो क्या है? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ऐसा कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा थिंक कर मतलब कोई ऐसा कार्य कर रहा है, किस इंटेंशन से? किसी को रॉन्गफुल गेन, यानी किसी को रॉन्गफुल की किसी को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और किसी को गलत तरीके से उसको लॉस करने के लिए, जिसके लिए वो इंटाइटल है वो उसको नहीं दे रहा है, जिससे उसका लॉस हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इस इंटेंशन से कोई काम करता है तो वो आता है किस डेफिनेशन के अंदर? डिसऑनेस्टली डेफिनेशन के अंदर आता है, जिससे कहाँ बोला गया है? सेक्शन 24 में। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 25 में। 25 क्या है? फ्रॉडुलेंटली। अब फ्रॉड का मतलब ही होता है डिसीट, किसी के साथ धोखा करना, है ना। हमने डिसऑनेस्ट में क्या पढ़ा? वहाँ पे डिसीट जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे मतलब किसी को धोखा देना जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सीधा सीधा आप रॉन्ग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे किसी का मोबाइल रखा है, ठीक है, मोबाइल रखा है, आपसे झगड़ा हुआ, आपने उसके सामने उसकी मोबाइल तोड़ दी,
तोड़ दी, उसी के सामने तोड़ी, तो जाहिर सी बात है उसका क्या हुआ, गलत हुआ। उसका लीगल इंटाइटल क्या था कि वो अपनी मोबाइल यूज़ करे, लेकिन आपने रॉन्गफुली उसको तोड़ दिया, तो ये हमारा रॉन्गफुल हो गया। यानी यहाँ पे आपका इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं था, किसी से कोई भी चीज़ छिपाना नहीं था, ठीक है, तो वो हमारा डिसऑनेस्ट में हो जाता है। यानी हम एक तरफ से डिसऑनेस्टली मतलब कुछ ईमानदारी नहीं, आईपीसी की वैसे भी चीज़ें अलग ही होती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 25 अब फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब भी होता है डिसीटफुल, यानी किसी को धोखा देना। कैसे धोखा देना, थिंग्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉड करने के लिए किसी को इंटेंशन मतलब किसी की इंटेंशन किसी का फ्रॉड करने के लिए है तो हमारे फ्रॉडुलेंटली में आता है। और यहाँ पे होता है डिसीट प्लस इंजरी, मतलब किसी से छिपा कर अगर आप किसी को धोखा देकर किसी के पीठ पीछे अगर आप उसकी इंजरी कर रहे हैं जिसके बारे में सामने वाले को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब आप किसी के पीठ पीछे आप उनकी प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये नॉर्मली किसका एग्जांपल है, ये फ्रॉड का एग्जांपल है। तो ये हमारे सेक्शन 25 में इंक्लूड हो जाता है। अब सेक्शन 26 में क्या है, रीज़न टू बिलीव, आरबीटी, रीज़न टू बिलीव। तो हम आगे आने वाले सेक्शन में बहुत जगह, मतलब बहुत जगह हैं, क्या सारी जगह ही हम ये रीज़न टू बिलीव वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो a person said to be have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। रीज़न टू बिलीव मतलब होता है कि आपके पास ऐसा सफिशिएंट कॉज हो, आपके पास ऐसा प्रूफ हो कि सामने वाला आप पर बिलीव कर ले कि हाँ ये सच है। आप कुछ भी बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो सामने वाला अगर बिलीव कर लिया या आपने ऐसा प्रिटेंड कर दिया कि सामने वाला खुद ब खुद बिलीव कर ले, तो उसे ही हम कहते हैं रीज़न टू बिलीव। तो ये हमारा सेक्शन 26 में बताया गया है। 27 में प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस प्रोविजन बेस पे याद कर लीजिए, मतलब सेक्शन बेस पे काफ़ी है। फिर हम आते हैं सेक्शन 28। 28 क्या है, काउंटरफीट, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 28 पे। अब 28 पे क्या है, काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब इसकी हिंदी जैसे जालसाजी, जालसाजी किसी चीज़ को रिसम्बल करना, किसी चीज़ में बदलाव करना। नॉर्मली जैसे नोटों में नकली नोट, नकली सिक्के, ये सब हमारे काउंटरफीट के अंदर जाते हैं। तो सेक्शन 28 काउंटरफीट के डेफिनेशन से बात करता है, और इसका डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीट हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। मतलब ऐसा एक पर्सन जो किसी एक थिंग को, एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है, किसी दूसरी चीज़ में असेंबल कर दे रहा है, तो उसे ही काउंटरफीट कहा जाएगा। इंटेंडिंग टू मीन्स ऑफ दैट रिसेंबल्स टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अब यहाँ पे हमारा डिसीट आ गया, और नोइंग टू बी लाइकली टू बी डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ भी हमारा डिसेप्शन आ गया, डिसेप्शन मतलब डिसीट आ गया, यानी फ्रॉड। किसी भी चीज़ को चेंज कर दे रहे हो ताकि हम दूसरे के साथ फ्रॉड कर सके, तो उसे ही हम काउंटर फीट कहते हैं, जो हमारा सेक्शन 28 में बताया गया है। और इसके आगे वाले आने वाले सेक्शन में से 230 से लेके हमने काफ़ी प्रोविजंस हैं जो काउंटर फीट ऑफ द क्वाइन से बात करेंगे, फिर काउंटर फीट ऑफ द गवर्नमेंट स्टैम्प से बात करेंगे, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 29 में। 29 क्या है, डॉक्यूमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, तो हमने डॉक्यूमेंट अभी एक और जगह पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 है ना। डॉक्यूमेंट वहाँ पढ़े थे, वहाँ पे भी यही चीज़ थी सेम, कि लेटर्स हो, फिगर्स हो, मार्क्स, मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स, जिसको हम एज अ एविडेंस यूज़ कर सकें, उसे ही डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसका बहुत ही बड़ा पर्पस है ना। डॉक्यूमेंट एक एविडेंस का बहुत ही कहते हैं ना एक कोर सब्जेक्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज इंडियन पिनल कोड, एंड हमारे केस के लिए तो है ही है। तो सेक्शन 29 में हमारे डॉक्यूमेंट है, इसके इलस्ट्रेशंस ज़रूरी हैं, जैसे इसमें सारे ज़रूरी हैं, सभी पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल ही है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, डॉक्यूमेंट है, चेक क्या है, डॉक्यूमेंट है, मैप प्लान। कभी कभी चेक में कंफ्यूजन हो जाती है कि चेक डॉक्यूमेंट है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चेक हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 29 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 29A, जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सबसे पहले तो इसका अमेंडमेंट ही इम्पॉर्टेंट है, कब से ऐड हुआ हमारा, 2000।
हमने पहले ही बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो 2000 के बाद ही आई हैं, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यानी 2000, फिर 2005, फिर 2010, फिर 2013, मतलब ऐसे आई हैं। 2013 नहीं, मतलब 2000 के बाद ही सारे अमेंडमेंट आए हैं रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेक्शन 29 है, नॉर्मल सी बात है कि ये अमेंडमेंट ऑफ 2000 से ऐड हुआ था। अब ये है क्या, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से एक्ट सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में इसका डेफिनेशन बताया गया है। इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं सेक्शन 30 में। 30 में क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब कन्फ्यूज़न किसको होती है, डॉक्यूमेंट जो कि हम अभी सेक्शन 29 में पढ़े, और फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि 30, इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो हमारा जो ये है वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे डॉक्यूमेंट, पहली बात तो ये एक डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है, इतना तो समझ लीजिए कि एक ये डॉक्यूमेंट ही है। अब कौन से डॉक्यूमेंट, जो किसी लीगल राइट को क्रिएट करें, जो किसी पर्सन के लीगल राइट को क्रिएट करें, एक्सटेंड करें, ट्रांसफर्ड करें, रिस्ट्रिक्ट करें, एक्सटिंग्विश्ड करें और रिलीज करें। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन के नॉर्मल सी बात, मतलब इसका जो एक कीवर्ड है वो लीगल राइट है, कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन के लीगल राइट को क्रिएट करता है वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। इसका एग्जांपल क्या है, BOE मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 30 में इतना इंपॉर्टेंट है। अब 31 में क्या है, अ विल। तो अ वर्ड अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसे कहीं कहीं दिया हुआ है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, कहीं कहीं दिया हुआ है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा है, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को ही हम एक विल कहेंगे अंडर सेक्शन 31 ऑफ द IPC के। फिर 32 में क्या है, वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। तो ये बस सेक्शन बेस इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेक्शन 3 में। 3 में क्या है, एक्ट ओमिशन। एक्ट क्या है, ओमिशन क्या है, तो ये भी इसके बेस पे इंपॉर्टेंट है। एक्ट डिनोट एज वेल as सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। ओमिशन डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। तो वो हमारा सेक्शन 33 में। अब 34 क्या है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 34 में नॉर्मल सा क्या बताया जा रहा है, हमारा कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हम 149 में पढ़ते हैं, ये दोनों डिफरेंस होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो सेक्शन अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन 34, 149 हम आपको बाद में बता देंगे। तो 34 में कॉमन इंटेंशन से बात करता है। इसका जो कीवर्ड है इसमें यही है कि अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया है जिसका एक कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, मतलब 5-6 लोग मिलके किसी एक पर्सन का ही मर्डर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्री प्लान करते हैं, वो पूरी तरह प्रिपरेशन करते हैं, तो सारे पर्सन का कॉमन इंटेंशन होगा, और उस कार्य के लिए यानी उस ऑफेंस के लिए, उस एक्ट के लिए सारे ही पर्सन सेम लायबल होंगे, यानी सभी मर्डर के लिए लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि मारा किसी ने, खड़ा किसी ने है, और मतलब जिसने मारा सिर्फ उसको ज़्यादा पनिशमेंट दे दो और जो बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था उसको कम पनिशमेंट दे दो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखा जाएगा क्या, कॉमन इंटेंशन। अगर सबकी कॉमन इंटेंशन एक ही है कि उस पर्सन को मारना है, तो सारे ही पर्सन मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल सा फंडा है सेक्शन 34 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन क्या है, और इसके अलावा ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। और ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है। मतलब अगर सेक्शन 34 हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम किसी न किसी ऑफेंस के साथ ही लगाकर पढ़ेंगे, यानी जैसे 302 रीड विथ 34, ठीक, ये हो गया। जैसे हो गया हमारे 325 रीड विथ 34, ये हो गया हमारे से, हो गया 442 रीड विथ 34। मतलब
जितने भी सेक्शंस हमारे जो ऑफेंस के हैं, अगर वो कई पर्सन के द्वारा किए गए हैं और उनका कॉमन इंटेंशन है, तो उसको हम रीड विथ करते हैं किसके साथ, 34 के साथ, जिसमें हमारा कॉमन इंटेंशन दिया हुआ है। और इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि एक इंसान जो किया है, दूसरे इंसान का उसमें पूरा पूरा हाथ है और दोनों को ही सेम लायबल ठहराया जाएगा, यानी सेम ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 34 हो गया। अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंट हमारे वो हो जाते हैं केस लॉस, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, वरेंद्र कुमार वर्सेस एम्परर। ये मतलब इसके तो केस लॉस बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। और यहाँ पे एक जो पूछा जाता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हमारा पूछा जाता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस किस केस लॉ में बताया गया था, तो वो हमारा बताया गया था नानक चंद्र केस में। ठीक है, नानक चंद्र वर्सेस कुछ तो था, नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमारा सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच में डिफरेंस बताया गया है। ये हो गया हमारा सेक्शन 34। इसके अलावा हमारे ऋषि पांडे का केस हो गया। तो ऋषि पांडे देव के केस में क्या बताया गया था कि क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, यानी ऑन द स्पॉट अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट तुरंत डेवलप हो रहा है कि नहीं हमें ये करना है, तो वो भी सेक्शन 34 के अंडर में ही आता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 34, जिसमें हम कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं। और इसका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है कि ये एक पर्सन के द्वारा तो नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है, मैक्सिमम चाहे जितने हो। मिनिमम यहाँ पे पर्सन के बारे में बताया गया है, यानी 2 पर्सन यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 34 पे। तो 35 में क्या है, वेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाई रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। तो 34 से रिलेटेड हम 35 में भी पढ़ते हैं। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि जॉइंट लायबिलिटी कहाँ दी हुई है, जहाँ पे सारे ही जितने भी लाइबल होंगे वो सारे जॉइंटली लाइबल ठहराए जाएंगे, वो हमारा 35 में बताया गया है। यहाँ पे क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, डन बाय सेवरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी पर्सन है वो सेम लाइबल होंगे, यानी सब एक ही ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे जैसा कि उन्होंने खुद किया है। तो ये हमारा 35 में बताता है सिमिलर इंटेंशन। अब हम आते हैं सेक्शन 36, इफेक्ट कॉज्ड बाई पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन। पार्टली आप एक्ट कर रहे हो, पार्टली कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कॉस्ट से भी ऑफेंस कभी कभी हो जाता है। तो ये हमारा 36 में बताया गया है। इसका जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये कभी कभी पूछा जाता है। जैसे ए इंटेंशनली, देखिए सबसे पहले तो हमारा इंटेंशन ही आता है। इंटेंशन मतलब मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड है। गिल्टी माइंड, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए हमारा एक गिल्टी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमने जो कार्य किया, हमने जो ऑफेंस किया, उसमें कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं था, तो वो हमारा जनरल एक्सेप्शंस के अंदर जाएगा और हम पूरी तरह से एक्विट हो सकते हैं। मतलब एक्विट का मतलब है कि पूरी तरह से हम छूट सकते हैं, इनोसेंस प्रूव हो सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस होता है इंटेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि ए का इंटेंशन है जेड को मारना, ठीक है, उसका इंटेंशन है जेड को मारना, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव फूड्स, यानी वो उसको खाने नहीं दे रहा है और खाना दे रहा है तो उसको बीट कर रहा है, उसको मार रहा है। खाने नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, तो वो तो हमारा ओमिशन हो गया। बीट कर रहा है यानी कि मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि अगर किसी के पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन से भी कोई अगर ऑफेंस हो रहा है तो उसको भी ऑफेंस की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। सेक्शन 36 में इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 37 में कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो कोऑपरेशन बाय डूइंग एक्ट मतलब कोऑपरेट करना, कोई कर रहा है आप उसका कोऑपरेट कर दें, अच्छा ठीक है करिए आप, हम आपके साथ हैं। तो ये हमारा 37 के अंडर में आ जाता है। और यहाँ पे भी जो लाइबल होंगे वो सिंगली जॉइंटली हो सकते हैं। 37 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 39 में है। 39 में क्या है, वॉलेंट्री। तो जो अपने मतलब जिसका इंटेंट हो करने का, अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री, और वो है सेक्शन 39 के अंदर। 40 हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है ऑफेंस। यानी हम आईपीसी पूरा आईपीसी पढ़ क्यों रहे हैं भाई,
ऑफेंस के चक्कर में। तो ऑफेंस का डेफिनेशन ही हमको कहाँ दिया हुआ है 40 में। डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, बताया गया है कि ऑफेंस हम किसको किसको माने। तो ऑफेंस जाहिर सी बात है, जैसे हमारे आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हर्ट क्या है, हर्ट के बारे में हमको 319 में बताया, ठीक है। जैसे सेक्शन 319 का अगर हम देखें तो हमको हर्ट की डेफिनेशन कहाँ बताई गई है 319 में, लेकिन उसके लिए पनिशमेंट हमको कहाँ बताया गया है 323 में। और इसके अलावा भी बहुत सारे पनिशमेंट है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो हमको डेफिनेशन के जो जितने भी क्लॉज हैं वो ऑफेंस वही बताया गया है कि ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल। तो यहाँ पे इतने इतने जो हमारे हैं, यहाँ पे बताया गया कि इसमें ऑफेंस को डिनोट किया गया है, यानी ऑफेंस में क्या क्या एसेंशियल्स हैं ये चीज़ें जहाँ भी बताई गई हैं उसको हम ऑफेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस उसमें सेक्शन बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो सेक्शन 40 में दी हुई है। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 41 में। 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ। तो स्पेशल लॉ जाहिर सी बात है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बना होगा वो हमारा स्पेशल लॉ है, जैसे डीबी एक्ट, पॉस्को एक्ट, पॉश एक्ट। इसके अलावा जो हमारा बहुत सारे एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, पीडब्ल्यू एक्ट हो गया, है ना। जितने भी एक्ट हैं मतलब स्पेशल जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही बना है, उसके अलावा उसमें कुछ और नहीं घुसा सकते। तो हमारा स्पेशल लॉ है जो कि सेक्शन 41 में। और 42 में क्या है लोकल लॉ। लोकल लॉ लोकल लॉ जो है वो टेरिटरी बेस पे बनता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया के बारे में अगर बनाया गया है तो हमारा लोकल लॉ हो जाता है। सेक्शन 23 में इलीगल, लीगली अमाउंट टू, यानी कोई ऐसा कार्य जो इलीगल है और कोई ऐसा कार्य जिसको इंसान मजबूर हो जाता है, वो लीगली बाउंड है उसको करने के लिए, तो ये हमारा 43 में हो जाता है। अब जैसे 44 में इंजरी यहाँ पे पूछा जाता है कि 44 में क्या दिया हुआ है, इंजरी दिया हुआ है। और सेक्शन आईपीसी में इंजरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ चोट ही लगना इंजरी नहीं है। इंजरी में हमारा बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये चारों इंक्लूड होते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी के साथ कुछ हो रहा है, कोई बॉडी को मार रहा है, इंजरी में आएगा। माइंड पे कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो वो भी इंजरी में आएगा। कोई हमारे रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, जैसे 499 में हम देखेंगे डेफेमेशन, तो वो भी हमारे 44 में आएगा। अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस कर रहा है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 17 में बताया गया है, तो वो भी हमारा सेक्शन 44 में आएगा। फिर हम आते हैं 45 लाइफ, ह्यूमन बींग की लाइफ ही होगी। डेथ, ह्यूमन बींग की डेथ होगी। अब आते हैं सेक्शन 47 एनिमल तो ह्यूमन बींग होंगे नहीं, तो एनिमल यहाँ पे अलग ही बताए गए हैं, जो एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग, ठीक है। यानी यहाँ पे इंसान को एनिमल में नहीं रखा गया है, लेकिन इंसान के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो वो हमारा एनिमल में आ जाएगा 47 के अंडर। 48 में वेसल जहाँ पे हम रहते हैं, एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाई वाटर ऑफ, सॉरी रहते नहीं है, वेसल का मतलब ऐसे जहाँ पे वाटर का कन्वेंस हो फॉर ह्यूमन बीइंग और द प्रॉपर्टी, वो होता है वेसल्स। अब 49 ईयर, मंथ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सेक्शन वाइज याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं ना, जैसे उसके मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए, तो याद रहना ज़रूरी है। सेक्शन 50 में सेक्शन बताया गया है। 51 में ओथ बताया गया है, जो शपथ दिलाते हैं। अब 52 में गुड फेथ है, तो गुड फेथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे यही है कि विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो गुड फेथ यानी वहाँ पे इंटेंशन किसी को हार्म पहुँचाने की नहीं थे, किसी ने कोई कुछ किया, किसी ने कुछ कार्य किया जिसके पीछे उसका गुड फेथ था कि ये इंसान बच जाए, ये इंसान का भला हो जाए, लेकिन अब गलत हो गया तो उसमें भगवान ही जाने, ठीक है। तो ये हमारा 52 हो गया गुड फेथ, ये सेक्शन बेस में इंपॉर्टेंट है। अब 52A में हर्बर दिया हुआ है। हर्बर मतलब किसी को शरण देना। तो 52A पहली बात तो यही, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बर कहाँ दिया हुआ है, का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो ये 52 में ही है। टू एवेड एप्रीहेंशंस, यानी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई जैसे भागा हुआ कैदी है, भागा हुआ ऑफेंडर है, आप उसको अपने घर में शरण दे रहे हैं, तो ये क्या है, हर्बर है। सेक्शन 52 बस इतना ही रिलेटेड है। अब इसके अलावा ये भी हर्बर जो होता है, ये पहली बात तो ये हस्बैंड एंड वाइफ में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी अगर कोई पत्नी अपने पति को बचा रही है
तो वो एक ऑफेंस नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसकी बीबी है तो बचाएगी ही। और इसके अलावा और कोई बचा रहा है, और कोई हार्बर दे रहा है, और कोई शरण दे रहा है, तो वो ऑफेंस हो जाएगा। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, जो कि पनिशमेंट से बात करता है। तो अब हम पनिशमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल, शॉर्ट फॉर्म और बहुत ही इजी फॉर्म में इसके लिए बात करेंगे। इसके अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।